Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So we are meeting with Nightfall. आपकी रातों का रक्षक, सवालों का भक्षक वापिस आ गया है क्विज मास्टर Nightfall. So what is the idea behind Nightfall series? The idea is very simple. The examiner of NDA, the examiner of CDS and the examiner of CAPF. एग्जामिनर एक ही है, यूपीएससी ही पेपर करवा रहा है. तो आप अगर प्रीवियस ईयर्स एनालाइज करोगे तो आप देखोगे एनडीए में सीएपीएफ के क्वेश्चन, सीएपीएफ में सीडीएस के क्वेश्चन और सीएपीएफ में एनडीए के क्वेश्चन आते हैं. सो लाइक देयर इज दिस ट्रायंगल एंड द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस रिवॉल्व अक्रॉस द थ्री पेपर्स. एंड व्हाट इज इट्स यूटिलिटी? अगर हमें ये पता है कि सेम क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड अक्रॉस द थ्री पेपर्स, इफ वी प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दीज थ्री पेपर्स, अगर लास्ट 5 साल के भी प्रीवियस ईयर्स इन सारे पेपरों के प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, बीट योर जनरल स्टडीज, बीट योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बीट योर इंग्लिश, बीट योर जनरल साइंस, इन सब का बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. बिकॉज वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार एग्जामिनर इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है. सो इट वुड हेल्प यू इन 2-3 ways. फर्स्ट, इट वुड हेल्प यू, इट वुड गिव यू अ रियलिटी चेक कि यार मैं कितने पानी में हूं. रैंडम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है. प्रीवियस ईयर जो यूपीएससी ने आपको तोहफे में क्वेश्चन दिया है उन्हीं को सॉल्व करो. वो आपका जज करने का बेस्ट पैमाना है कि आप लाइन में कहां फॉल कर रहे हो. सो इट वुड गिव यू अ रियलिटी चेक. एग्जाम के बाद मॉक दिया आपने और बेकार परफॉर्मेंस आई, बिकॉज इट वुड बी अ मिक्स बैग. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ हिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं. रोज हम सारे सब्जेक्ट्स का मिक्स बैग प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको रोज पता चलता रहे कि यार मेरी इस सब्जेक्ट में वीकनेस आ रही है. और सेशन के बाद यू डिसाइड कि यार कल इस टॉपिक को इसका रिवाइज कर लेना है, कल इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बना था. सो द दोज हु आर थिंकिंग कि सर द सिलेबस इज सो वाइड वी आर नॉट एबल टू रिवाइज, दिस इज द गुड स्ट्रेटेजी दैट यू पिक द टॉपिक कि यार इस टॉपिक के काफी क्वेश्चंस थे, आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व देम. गो एंड रिवाइज द सोर्स फ्रॉम वेयर यू हैव स्टडीड दैट टॉपिक एंड कम बैक अगेन फॉर द नेक्स्ट सेशन. और अगली सेशन में जब उस टॉपिक के क्वेश्चन आए, सॉल्व देम एंड फील कॉन्फिडेंट. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी इज वन एस्पेक्ट दैट इट वुड गिव यू अ रियलिटी चेक. सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मतलब सोच रहे होंगे इन 10 दिन में ही करना है जो करना है, इससे पहले कुछ किया नहीं. तो द मोस्ट important thing that you can do right now is practice as many previous years as possible और उनको रट लो, उनसे रिलेटेड ऑप्शंस और आंसर्स को रट लो. और जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली थीम्स रिपीट होंगे इन क्विजेस के माध्यम से हमें पता चलेगा, उन थीम्स को एक बार किसी एक सोर्स से ओवरव्यू ले लो. सो दिस इज फॉर दोस्त जो एकदम फायर फाइटिंग मोड में है कि यार अब इन्हीं दिनों में जो करना है, अभी तक टाइम वेस्ट गया, जो पास है पर्याप्त है, उतने पे ही फोकस करेंगे और इन 10 दिन से भी मैक्सिमम निकालने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज नाइटफॉल फॉर यू. एंड फाइनली तीसरा पर्पस है, जो आप लोगों की रातें वेस्ट हो जाती थी, रात को नाइटफॉल उन्हीं रातों की रक्षा करने के लिए आ रहा है ताकि आप दूसरी तरीके के नाइटफॉल और जो रात की आपकी समस्याएं होती हैं दुनियादारी की, उनसे बच सकें. सो क्विज मास्टर नाइटफॉल, रातों का रक्षक, सवालों का भक्षक. दोज ऑफ यू हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, hi guys, I am Akshay Badola and I would be helping you in this journey of becoming worthy of worthy. So let's start with the quiz. जोश हाई है तो एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो. Each one of you who is watching the session, please share the session to show that जब बाकी सारे बच्चे सो चुके थे या अपने मनोहर सपनों में खोए हुए थे, आप उस समय उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए पसीना बहा रहे थे. So let's start the quiz. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको जो करेक्ट आंसर लगता है. इफ एनी ऑफ द मॉडरेटर इज लाइव फ्रॉम द सेशन, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पोल जो पोस्ट करें एबीसीडी बना के उसको पिन कर दें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसमें पोल के माध्यम से आंसर देके अपना रिस्पॉन्स जान पाए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सो फर्स्ट है इंग्लिश के सवाल. तो लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश. इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोथ एनडीए एंड सीडीएस के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. इंग्लिश में सिनोनिम्स का है, समानार्थी शब्दों का है. इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको बोलना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका समानार्थी शब्द कौन सा है. सो ही इज ऑलवेज एंग्शियस. तो एंग्शियस इज द वर्ड, आपको बताना है इसका सिनोनिम कौन सा होगा. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द करेक्ट आंसर टू दिस. I would request somebody from the poll team to please post the poll so that maximum students can give correct. कार्तिकेय, कोमल, मनीष, कृष्णा, अनिका, सुभाष, सिद्धार्थ, श्रद्धा,
स्ट्रेट फॉरवर्ड. उषा, माधवी, अंकुश, हेमंत, कार्तिकेय, ग्रेट गाइस, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर. बहुत ही इजी सवाल. एंग्शियस मतलब होता है किसी बारे में चिंतित होना, बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन में पहुंच जाना. व्हेन यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, दैट इज बीइंग एंग्शियस. यू आर ईगरली इन द नेगेटिव सेंस. ठीक है, so that's anxious. So यहाँ पे the most appropriate is A, worried. Dispassionate is what? Dispassionate is कि एकदम आप निर्मोही हो, अगर आप उदासीन हो किसी चीज को लेके, that is dispassionate. You have absolutely no interest. So the opposite of love is not hate. It is what it is. Love का opposite हेट नहीं है. लव का अपोजिट क्या है? अपैथी. लव और हेट दोनों एक्सट्रीम्स, ऑल्दो guys, am I audible now? Sorry, there was some issue with the video lag. आज शायद ज्यादा लंबी क्लासेस चली हैं, so might be the reason. But I was telling you what is pathos. So pathos is essentially क्या? Pathos emotion से आता है. So apathy is when you are have no emotion for that thing. So apathy is that. Empathy is when you have emotion for something. Empathy. So that is empathy. Then there is sympathy. Empathy is essentially when you decide to walk in somebody else's shoe. अगर आपको सड़क में भिखारी बैठा हुआ दिखा और आप बोलते हो कि यार बेचारे की क्या सिचुएशन है, that is sympathy. Empathy is you decide कि यार इसकी इतनी बुरी सिचुएशन है, अगर मैं वैसा होता और वो इमोशन अगर आप अपने अंदर फील कर सकते हो, that is empathy. ठीक है, तो पैथोस इज द कीवर्ड. अब पैथोस से मुझे कमेंट करके बताना और क्या क्या वर्ड बन सकते हैं और उनके रिलेटेड मीनिंग. वो कैप करने का यही तरीका है यार, एक वर्ड पकड़ो और उसके चारों ओर फिर घूमो. ठीक है, डिस्पैशनेट देखिए. स्लगिश. स्लगिश मतलब बहुत ही स्लो पेस पे जो चीज चलती है. जैसे हमारी बुद्धि नहीं चलनी चाहिए. जिसकी बुद्धि एग्जाम के दिन स्लगिश पेस पे चलेगी तो वो एग्जाम की रेस से बाहर हो जाएगा. ठीक है, ओके. अब बताओ मुझे टॉर्पिड. कमेंट करके बताओ टॉर्पिड का मीनिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ड इज द पोएम्स ऑफ कबीर आर एक्सटेसिक इन नेचर. ठीक है, तो एक्सटेसिक का मतलब बताओ फटाफट. ओके, यस, एंटीपैथी हो जाएगा एकदम अगेंस्ट वाली. ठीक है, बिल्कुल सही. ग्रेट गाइज, डूइंग ग्रेट. एक्सटेसिक का मतलब क्या है? एफिकेशियस, सेरी, रैप्चुरस या रेवरेंशियल. भारी भरकम वर्ड, पर भारी भरकम वर्ड देख के घबराना नहीं है. ठीक है, एफिकेशियस मतलब क्या है? एफिकेशियस इज एन एडजेक्टिव. कहां से आए? एफिकेसी एक टर्म है, वहां से आया है. एफिकेसी का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट. जैसे आपने सपोज एक मेडिसिन खाई. ठीक है, आपने खाई सपोज पैरासीटामोल और उसको खा के आपको डिजायर्ड फायदा मिल गया. सपोज आपने खाई कोई वेट गेन कैप्सूल, वो आती है ना एंडूरा मास खाओ और शरीर बनाओ, तो वैसी कोई कैप्सूल खाई और उसको खा के आपका शरीर एकदम हल्क बन गया, चाचा चौधरी से साबू अगर बन गए, तो उस मेडिसिन ने अपनी क्या दिखाई? एफिकेसी दिखाई आपको. इट वॉज एबल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट. सो एफिकेशियस इज एसेंशियली वहीं से वर्ड डिराइव हुआ है. रेवरेंशियल क्या होता है? रेवरेंशियल मतलब जैसा आपको नहीं होना है अपने टीचर के प्रति. रेवरेंशियल मतलब आप एकदम भक्त बन चुके हो किसी चीज का. तो भक्त नहीं बनना है अपने को. ठीक है, किसी टीचर का फैन नहीं बनना है अपने को. अपने को क्या बनना है? एसी बनना है अपने को. एसी, असिस्टेंट कमांडेंट, लेफ्टिनेंट बनना है अपने को फौज में. फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, किसी का फैन नहीं बनना. तो
तो रेवरेंशियल इज एसेंशियली आप किसी के भक्त बन जाओ। श्रद्धा भाव सिर्फ भगवान के लिए होना चाहिए, ना किसी नेता के लिए, ना किसी गुरु के लिए, ठीक है। सो रेवरेंशियल इज दैट you have that kind of obedience and you bow down to someone, that is essentially reverential. reverence किसके लिए होनी चाहिए? माता पिता के लिए और भगवान के लिए, ठीक है। so that's reverential. अब बताओ मुझे दो वर्ड आपके होमवर्क के, rapturous और सीरी. these are two homework words for you. okay. यार पिन पोल के लिए मैं अगर रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से कोई एडमिन है अगर या मॉडरेटर है ग्रुप का, तो एक बार पोल पोस्ट कर दोगे तो इट वुड बी ग्रेट, बिकॉज देन अ लॉट ऑफ यू वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट, ठीक है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम का, अगर कोई मॉडरेटर सेशन में लाइव है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू यार कि प्लीज एक आप ABCD करके क्वेश्चन में पोल बना के पोस्ट कर सकते हो, सो दैट दो स्टूडेंट्स, बिकॉज आप कमेंट करोगे उससे ज्यादा फील आपको तब आएगी अगर वो आप गोला भरोगे उसमें, तो एंड दैट गोला भरना वाला काम वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, ठीक है। और उससे आपको काफी वो भी होगा कि यू वुड फील गेट अ एग्जाम वाली फीलिंग। सो कोई एडमिन लाइव है तो प्लीज एक पोल बना के आप पोस्ट कर सकते हो, हर एक जैसे क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा इसका, हाँ या, सो 2 वर्ड्स आर रिमेनिंग। रैप्चरस मतलब क्या है? एकदम बेइंतहा, जो आपका प्यार होना चाहिए अपने सक्सेस के प्रति, एग्जाम के प्रति, दैट इज रैप्चरस। तो उस लेवल का एक्साइटमेंट और जोश, जैसा आज सर ने जो सेशन किया था, सो दैट वाज अ रैप्चरस। कई बार आप बोल सकते हो रैप्चरस अप्लॉज मिला किसी परफॉर्मेंस को। सो एकदम वाइल्ड एक्सटेसिक लेवल का जो किसी चीज को सपोर्ट मिलता है, दैट्स रैप्चरस, ठीक है। तो एसेंशियली एक्सटेसिक का मतलब भी होता है, कबीर की पोएम्स एक्सटेसिक है, मतलब वो उन्माद जिसको हिंदी में बोलते हैं, उन्माद की फीलिंग होती है ना, कि मतलब नेक्स्ट आपकी जो पूरी माइंड स्टेट ऑफ माइंड है उसको एक नेक्स्ट पैराडिम पे लेके चला जाता है। यहां से एक और वर्ड आता है पैराडिम। पैराडिम का मतलब क्या होता है? कमेंट करो फटाफट, ठीक है। सो दैट्स एक्सटेसिक, सो आंसर वुड बी रैप्चरस, ठीक है। अब मुझे सीरी का मतलब बताना कमेंट करके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रवि लव्स सेक्लूजन, देयरफॉर ही लिव्स इन द माउंटेन्स। सो सेक्लूजन का मतलब बताओ। ग्रेट विजेंदर इज द वन पोस्टिंग इट, ग्रेट विजेंदर, कीप इट अप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सेक्लूजन। सेक्लूजन मतलब क्या होता है? वो जो आपने ऋषि मुनि देखे होंगे जो अलग थलग रहते थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। सो सिक्लूडेड मतलब अलग थलग रहना, अकेलेपन में एकाकी जीवन जीना, दैट इज सिक्लूजन, ठीक है। वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आपने सुना होगा, जेलों में होता है ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, किसी को मिल जाता है कि एक बंद कारावास में आप अकेले बंद रहोगे, तो दैट इज सॉलिटरी। तो सेक्लूजन वर्ड वहीं से आया है, ठीक है। सेक्लूड मतलब किसी चीज को अलग कर देना। इंक्लूड का अपोजिट क्या हो जाएगा? इंक्लूड का अपोजिट हो जाएगा सेक्लूड करना, ठीक है। सो क्या मैच कर रहा है इससे? सॉलिटरीनेस, सॉलिटरीनेस। ये वर्ड आपने सुना होगा, सॉलिटरी रीपर नाम से एक पोएम है बहुत फेमस, ठीक है, जो अकेला ही फसल काट रहा होता है। सो दैट इज सॉलिटरी फॉर यू, ठीक है। सीफेरिंग, सीफेरिंग सेलर्स, यानी कोई समुद्र की यात्रा के लिए तैयार है, दैट इज सीफेरिंग। स्क्रिप्चर मतलब वो जो भी धर्म ग्रंथ की जिसको उपाधि हासिल है वो स्क्रिप्चर है। नेचर आप सभी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सिक्लूजन का क्या हो जाएगा? सिक्लूजन का हो जाएगा सॉलिटेरिनेस, ठीक है, एकाकीपन, अकेलापन। हिटलर वॉज अ डेस्पॉट, तो डेस्पॉट का मतलब बताना है आपने सिनोनिम। अब थोड़ा पेज बढ़ाएंगे, सो यू हैव गॉट अ हैंग ऑफ इट नाउ, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। ग्रेट, सो आंसर दिस। पोल में आंसर करोगे देन इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। पोल में अगर आप आंसर करोगे ना, आपको अपनी परफॉर्मेंस पता लगती जाएगी, ठीक है। हिटलर वॉज अ डेस्पॉट, तो डेस्पॉट क्या होता है? डेस्पॉट होता है तानाशाह। तो आज तानाशाह क्लास में नहीं है शायद, तो तानाशाह इज डेस्पॉट, जो अथॉरिटी को अपने पास ही कंसंट्रेट करता है, दैट इज अ डेस्पॉट। ही इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ही वो अपनी मन का मालिक है, सो दैट इज डेस्पॉट। सो एसेंशियली क्या? डिक्टेटर सिनोनिम सही है, कंजर्वेटिव, पैशनेट, मॉन्स्ट्रस, नॉट रिलेटेड, ठीक है। दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स। नेक्स्ट इज द इमेजरी यूज्ड इन द पोएम इज विविड।
विविड का मतलब अब आपको बताना है। विविड का मतलब क्या होता है, ये वर्ड से आया है वीवा, वाइवा, जो आप कॉलेज स्कूल में देते होगे। वाइवा का मतलब क्या होता है, लाइवली, जो चीज जिंदगी से भरी होती है। इसीलिए आप देखोगे जो आपका इंटरव्यू होता था उसको स्कूल में क्या बोलते थे, अरे आज वाइवा है, कॉलेज में क्या वाइवा वॉइस है। तो वाइवा मीन्स लाइवली, तो इन पर्सन लाइवली है, वो पेपर की तरह सब्जेक्टिव पैसिव एक्सरसाइज नहीं है। वाइवा इज लाइव इन पर्सन, सो दैट इज वाइवा। वाइवा से वर्ड बना विविड। विविड मतलब जो चीज बहुत लाइवली है। वाइवा से आपने और भी काफी सारे वर्ड सुने होंगे। वाइकेरियस, एग्जाम में सवाल आ सकता है, व्हाट इज वाइकेरियस। वाइकेरियस इज समथिंग जो जोश से भरी हुई है, जिसमें जिंदगी धड़कती हुई आपको जीवन दिखता है। कई लोग क्या है, सिर्फ जीने के लिए जीते हैं, तो दे आर नॉट वाइकेरियस, दे आर नॉट लाइवली। सो रूट वर्ड क्या था, वाइवा। लैटिन में कुछ इसको और प्रोनाउंस करते होंगे, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। सो लाइवली इज दिस, तो विविड का क्या हो जाएगा, लाइवली। इनर्ट मतलब क्या, इनर्ट गैसेस, आपने वर्ड सुना होगा, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं, जो एकदम किसी से रिएक्ट नहीं करती, अपनी अलग थलग पड़ी होती हैं, कुछ रिएक्शन नहीं देती। तो इनर्ट मतलब वो ठंडी चीज जो इतना रिएक्टिव नहीं है। अपोजिट ऑफ इनर्ट इज रिएक्टिव, दैट इज इनर्ट। ओके ओके, नेक्स्ट इज एब्यूलियंट। व्हाट डज एब्यूलियंट मीन। सो एब्यूलेंट वर्ड आपने कहां एनकाउंटर किया होगा, अगर आपने कभी कोई बॉक्सिंग मैच सुना हो तो उसमें सुना होगा कि जैसे माइक टाइसन वाज एन एब्यूलेंट फाइटर। एब्यूलेंट फाइटर मतलब वो बॉक्सिंग मैच में उतरने से पहले ही वो मान के चलता था कि मैं ही गेम जीतने वाला हूं। इतना ज्यादा एंथुजियाज्म, एनर्जी, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, मतलब बबलिंग, जिसके अंदर से एकदम निकल रही होती है जोश और एनर्जी और कॉन्फिडेंस, दैट इज एब्यूलियंट, ठीक है। जैसे डिंचैक पूजा, तो डिंचैक पूजा कैसी सिंगर है, शी इज अ एब्यूलेंट सिंगर। कैसे, भले ही गाना आए ना आए, गाना चाहिए, ठीक है, और वो गाती है पूरे प्राउड, एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस के साथ। सो शी इज एन एब्यूलियंट सिंगर, ठीक है, एब्यूलेंट नहीं बोलोगे आप। नेक्स्ट इज कॉस्टिक। कॉस्टिक आपने सोडा भी सुना होगा, कॉस्टिक सोडा वर्ड सुना है कि कई लोगों ने कि कॉस्टिक सोडा है, पर इसका एक जेनरिक सेंस भी है। व्हाट इज द जेनरिक सेंस ऑफ कॉस्टिक। कॉस्टिक होते हैं, अगर मैंने आपको कोई कॉस्टिक रिमार्क मारा तो फिर आपको क्या लगानी पड़ेगी, बर्नऑल लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉस्टिक एसेंशियली क्या, कि दिल को चुभाने वाली, जली कटी वाली बात जो होती है, किसी को बहुत ही गंदे तरीके से क्रिटिसाइज करना, दैट इज कॉस्टिक रिमार्क, ठीक है। जनरली रिमार्क के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है कॉस्टिक, कि यार बहुत ही गंदी बेअदबी करी किसी ने, ठीक है। सो जैसा किसी ने कुछ बोला जिससे दूसरे का एकदम बर्न नहीं हो गया, दैट इज कॉस्टिक रिमार्क, ठीक है, समझ गए। तो किसी ने कॉस्टिक रिमार्क बोला तो उसके फिर बर्नऑल लगानी पड़ जाती है बाद में, दैट्स कॉस्टिक फॉर यू, ठीक है। सारे वर्ड क्लियर हो गए। इसी तरह यार देखो, प्रीवियस ईयर में क्यों करा रहा हूं, जरूरी नहीं अगली बार सेम विविड पे क्वेश्चन आए, हो सकता है वाइकेरियस पे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है एब्यूलियंट पे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कॉस्टिक पे क्वेश्चन आ जाए, बट क्वेश्चन के हाई चांसेस है कि वो इन्हीं वर्ड से घूमेगा, बिकॉज एग्जामिनर जो वोकैबुलरी का पोजीशन यूज कर रहा है, दीज आर दीज वर्ड्स ओनली, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज, अब अपोजिट आ गए, विलोमार्थी शब्द आ गए, ठीक है। नेक्स्ट इज द विलोमार्थी शब्द, ठीक है। एक्रीमोनियस भी यही होता है कि झगड़ा हो जाए किसी चीज में, कोई किसी चीज पे एग्री ना कर पाए, दैट्स एक्रीमोनियस, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल 5 साल की वोकैब अच्छे से लगवाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, चलो, ठीक है। नेक्स्ट इज, हिज कन्वर्सेशंस आर ऑलवेज एब्सर्ड। अब आपको बताना है एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट, विलोमार्थी शब्द। सो हिज कन्वर्सेशंस आर ऑलवेज एब्सर्ड। तो एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, यार कोई ऐसी चीज ना जो एकदम समझ ना है, मतलब अतरंगी सी हो कोई, नॉट नेसेसरली रॉन्ग। एब्सर्ड को आपको कंफ्यूज गलत के साथ नहीं करना चाहिए, मतलब अतरंगी है जो। अब ये वर्ड कहां से आया, आपने वर्ड सुना होगा सर्ड। आप में से जो बच्चे मैथ्स के हैं, हैव यू हर्ड द वर्ड सर्ड। सर्ड इंडाइसिस आपने सुनेंगे, नंबर्स कुछ रेशनल होते हैं, कुछ इरेशनल नंबर होते हैं। सो सर्ड्स कैसे नंबर होते हैं, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा। वहीं से आया है एब्सर्ड वर्ड। नंबर लाइन में आप क्या क्या प्लॉट कर सकते हो, यू कैन प्लॉट 0, यू कैन प्लॉट 1, यू कैन प्लॉट 2, यू कैन प्लॉट 3, ओके ओके। सो व्हाट आर सर्ड्स, excuse me, so what are surds now? yes, जो जैसे √2, √3, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस या फ्रैक्शंस में आएंगे, या इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं, दीज आर सर्ड्स, पावर वाले जो होते हैं।
सो फ्रैक्शनल पावर एंड ऑल दीज थिंग्स, दीज आर सर्ड्स। तो एब्सर्ड जनरली नंबर क्या होंगे 1 2 3, जिनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इनसे जो अलग है वो एब्सर्ड नंबर्स हैं, बिकॉज सर्ड है, ठीक है। सो आई होप यू आर एबल टू विजुअलाइज की व्हाट इज दिस। सो एब्सर्ड कोई चीज है मतलब वो एकदम अतरंगी है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, व्हाट इज रेशनल। प्रीपोस्टरस क्या है, मतलब कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। जैसे आप ये नहीं सोच सकते कि कल को सपोज कि पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से ज्यादा हो जाए, ठीक है। सो दैट वुड बी अ प्रीपोस्टरस थॉट। या कल को हम ये सोचेंगे नेपाल इंडिया को आके कैप्चर कर ले, दैट वुड बी अ प्रीपोस्टरस थॉट, ठीक है। मतलब जो सोच के भी बियॉन्ड है, ठीक है। सो दैट्स प्रीपोस्टरस। फुलिश आप सब समझते ही हैं। जो बच्चे करंट अफेयर्स के नाम पे एक एक घंटे की पूरे साल भर वीडियोस देखते हैं, वो बच्चे कैसे हैं, फुलिश है, ठीक है। नेक्स्ट इज फार्सिशियल। व्हाट इज फार्सिशियल, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दिस वर्ड हैज बीन आस्क्ड इन द पास्ट। जो फार्सिशियल है ये एक बार पहले आ चुका है। फार्सिशियल क्या, वो आपने वो देखा होगा, कहां पे सुना है फार्सिशियल वर्ड आपने। कोई आपको बोले कि एग्जाम कल है और आज ये वाली क्लास देख लो और इससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये महा मैराथन हो रही है, 18-12 घंटे की महा मैराथन देखो एग्जाम से एक दिन पहले, और एग्जाम क्लियर, और आप उसको देख भी रहे हो। या कोई बंदा एनडीए का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम है कब, 10 अप्रैल को, और वो डाल दे मार्च के महीने में वीडियो कि एग्जाम की होगी कट ऑफ ये। एग्जाम से पहले जो बच्चा या टीचर कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा है वो कैसी बात कर रहा है, फार्सिशियल। ऐसी बात है, हास्यास्पद जो बात है। एग्जाम हुआ नहीं, आप कट ऑफ पहले डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब अभी खाना पका नहीं और मांगने वाले पहले आ गए। सो दैट इज फार्सिशियल, ठीक है। फार्सिशियल इज हास्यास्पद बात, ठीक है। कुछ तो मर्यादा रखिए वाली बात हो जाएगी वो, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिटिशियन वॉज अ डिसिडेंट। डिसिडेंट मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताओ आंसर। डिसिडेंट, डिसिडेंट मतलब होता है विद्रोही, विद्रोह जो करता है। अ रेबल, जो एग्री नहीं करता। अगर आपने कभी रिपोर्ट सुनाओ दैट अ डिसेंट नोट वाज रिटन इन द रिपोर्ट, मतलब एक कमेटी बनी थी, उसमें 4 बंदे थे, 3 बंदों ने जो फाइनल कंक्लूजन आया उससे एग्री किया, एक बंदे ने बोला। तो सपोज आप जीटीओ कर रहे हो, ठीक है, जीटीओ टास्क चल रहा है आपका, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज चल रही है, एक उसमें फाइनल सॉल्यूशन दिया एक बंदे ने। तो आप अगर वहां एग्री नहीं करते तो आप बोलोगे आई डू नॉट एग्री विद दिस। उसका ये एक फैंसी सा वर्ड बोल सकते हो, आई डिसेंट विद दिस कंक्लूजन। डिसेंट मतलब आप एग्री नहीं कर रहे हो उस चीज से, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आप एग्री कर रहे हो। एग्री करने का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्फॉर्मिस्ट हो, कॉन्फॉर्म कर रहे हो आप। तो एक बहुत ही अतरंगी सी कोट है, अगेन अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट कोट। कॉन्फॉर्मिटी, कन्फर्म्स रियलिटी। तो इसका मतलब बताना जरा मुझे कमेंट करके, दिमाग के घोड़े दौड़ाना और बताना। कन्फॉर्मिटी कन्फर्म्स रियलिटी, इसका मतलब बताना, ठीक है। ओके, सो कन्फॉर्मिटी का समझ गए। कन्फॉर्मिज्म वर्ड मतलब जो प्रचलन में है, जो चीज चलन में है उसी को फॉलो करना, भेड़ चाल में चलना। तो डिसिडेंट कौन होगा, डिसिडेंट होगा अपना जिस बच्चे ने प्रचंड की करंट अफेयर्स देखी। तो जो हमारा सितारा जेबरा है प्रचंड में, वो है डिसिडेंट, वो भेड़ चाल में नहीं चल रहा। जो आवारा जेबरा है वो क्या है, कन्फॉर्मिस्ट, वो एग्री कर रहा है सेट फ्रेमवर्क से, ठीक है। सो प्रचंड जिसने देखी वो है डिसिडेंट, और जिसने नहीं देखी वो है कन्फॉर्मिस्ट, आवारा जेबरा। अपने को क्या बनना है, सितारा जेबरा, इन कोचिंग इंडस्ट्री, नॉट इन रियल लाइफ, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी इज क्रांतिकारी, क्रांति लाने की जो बात करता है। रेबेल इज विद्रोही, जो विद्रोह करता है। एजिटेटर इज अगेन विद्रोही। तो देखो हमने डार्क आर्ट में एक हैक सीखा था, चोर चोर मौसेरे भाई। तो यहाँ पे दीज 3 आर डायरेक्टली फॉर्मिंग अ ग्रुप, एजिटेटर, रेबेल, रिवॉल्यूशनरी। सो वी नो जो अलग होगा, ऑड वन आउट होगा, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर इन दिस। सो चोर चोर मौसेरे भाई स्पेशली हेल्प्स इन दिस सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ही रोट एन इंसाइसिव आर्टिकल ऑन करप्शन इन पॉलिटिक्स। इंसाइसिव मतलब क्या होता है, आपने दांत सुनोगे, इंसिजर्स, दांत सुने, बायो पढ़ी सबने, इंसिजर्स, मोलार, प्रीमोलार्स, व्हाट वर दीज वर टाइप्स ऑफ टीथ। इंसिजर कौन
इज द वीडियो नाउ फाइन? अब सही आ रही है? आई गेस देयर इज सम इशू विद द इंटरनेट। शायद इंटरनेट भी आज इतना सारा जो हमने सेशंस किए हैं उनको झेल नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट यार। आई वुड ट्राई टू डू गेट इट दिस इंटरनेट वाला थिंग फिक्स्ड सून, ठीक है? ओके ठीक है, आगे बढ़े। तो इंसाइसिव समझ गए? इंसाइसिव का मतलब, तो पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या है? एकदम जो, जैसे सर ने आज जो बात बोली कर्नल साहब ने, वो पेनिट्रेट कर गई, दिल को एकदम चीरती हुई अंदर लग गई। सो दैट्स पेनिट्रेटिंग। उनके जो वर्ड्स थे वो पेनिट्रेट कर गए। पेनिट्रेट मतलब पार कर गए किसी चीज को। ट्रेंचेंट इज द सेम चीज, ठीक है? प्रिसाइज इज अगेंस्ट, बहुत ही ज्यादा जो एकदम पैना है, दैट इज प्रिसाइज। जैसे आपने टू द पॉइंट बात की, दैट इज प्रिसाइज पॉइंट, ठीक है? तो दैट्स प्रिसाइज। तो बचा क्या? वेग। एक ही वर्ड बचा, दैट इज वेग। वेग मतलब जो बहुत ही फैलाव जिसका बहुत ज्यादा है, जिसको आप एक पर्टिकुलर दायरे में सीमित नहीं कर सकते। राकेश इज एन एक्सेंट्रिक प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब आपको बताना है। प्रोडिगल का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडिगल? एक्स्ट्रा, अगेन सेम देखो, सारे क्वेश्चंस में चोर चोर मौसेरे भाई लग रहा है। पेनिट्रेटिंग, प्रिसाइज, ट्रेंचेंट, तीनों का मतलब लगभग सेम ही है। अपोजिट कौन सा बच रहा है? बस एक, वेग। तो ये चोर चोर मौसेरे भाई वॉज वन ऑफ द हैक्स जो हमने डार्क आर्ट में सीखा था। जिसको डार्क आर्ट नहीं पता, प्लीज गो ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड वॉच द डार्क आर्ट सीरीज। आपके एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स, चाहे कोई से भी एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो, इजीली बढ़ जाएंगे, बिकॉज इसमें हैक्स बताए गए हैं काफी सारे। इवन विद द सेम नॉलेज बेस आप कैसे अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रिक्स जो एग्जामिनर सेट करता है व्हाइल फ्रेमिंग क्वेश्चंस। तो अगर आपको कंटेंट नहीं भी पता, इन हैक्स की मदद से यू कैन ऑलवेज रेशनली वर्क आउट सम ऑफ द क्वेश्चंस। सो उसको देख सकते हो, वीडियो सीरीज है पूरी, नॉट 1-2 वीडियोस, 2-3 घंटे का कंटेंट है, उसको कंज्यूम कर लोगे, 15-20 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। प्रोडिगल वो यूट्यूब पे नहीं डालेंगे बिकॉज वी डोंट वांट कि कट ऑफ इंक्रीज हो, ठीक है? एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोफ्लिगेट, वेस्टफुल या थ्रिफ्टी। अगर मुझे प्रोडिगल का मतलब नहीं भी पता, मैं ऑप्शन से इस क्वेश्चन में आंसर वर्क कर सकता हूं। कैसे? चोर चोर मौसेरे भाई। कैसे चोर चोर मौसेरे भाई? देखो, इनमें से एक वर्ड का मीनिंग तो सबको पता होगा, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है? एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा नाम में ही क्लियर है, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब जो ज्यादा खर्च करता है, जो बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करता है, ठीक है? अच्छा, यही वेगेंट एक वर्ड है। यहां से एक और वर्ड मैं आपको बताता हूं, वेगाबॉन्ड। हु इज अ वेगाबॉन्ड? वेगाबॉन्ड कौन होता है? कमेंट करके बताना, ठीक है? सो एक्स्ट्रावेगेंट जो जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करता है। आमदनी कितनी है? 98। खर्चा कितना है? रुपया में। मतलब अर्न तो आप कर रहे हो 98 में और खर्चा कर रहे हो रुपया में, तो क्या होगा? आप कुछ दिनों बाद कंगाल हो जाओगे। तो दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है? प्रोफ्लिगेट इज द सेम थिंग। प्रोफ्लिगेसी मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोफाउस कोई चीज है। प्रोफाउस वर्ड भी यहीं से आया है। प्रोफाउस मतलब जो बहुत ही वाइड, बहुत ही ज्यादा है। तो प्रोफ्लिगेट इज जो जरूरत से ज्यादा खर्चा कर रहा है। वेस्टफुल नाम से ही क्लियर है, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, दैट्स वेस्टफुल। तो ये तीनों कैटेगरी खुद में दे आर मेकिंग अ कैटेगरी। तो बचा कौन? थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब कौन सा होता है? जो एक तरीके से आप कंजूस समझ सकते हो। माइजर जिसको बोलते हैं, कंजूस, चिंदी किस्म का आदमी। मतलब उससे बोला आपने, भाई मेरी गाड़ी में तेल भरा दे और मैं तेरे को अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा। कह रहे नहीं भाई, तू तेल भरवाने की बात तो छोड़, मैं तेरे को पैदल पैदल मैं तेरे सेंटर, एग्जाम सेंटर पहुंच जाऊंगा। तो उस किस्म का चिंदी, माइजर पर्सन इज थ्रिफ्टी, हु इज वेरी कॉन्शियस ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी दैट वन इज एक्सपेंडिंग, दैट इज थ्रिफ्टी। तो थ्रिफ्टी इज द ऑड वन आउट। थ्रिफ्टी इज गोइंग टू बी द अपोजिट ऑफ प्रोडिगल। प्रोडिगल से आप एक और वर्ड सुना होगा आपने, प्रोडिजी। प्रोडिजी क्या होता है? जो अनोखा होता है, जो अलग होता है। सब अगर हर कोई बीटा है तो दिस इज अल्फा, सो दैट इज प्रोजिडी, ठीक है? तो प्रोडिजी भी यहीं से, प्रोडिगल से आया कि हर कोई अगर एक्स अमाउंट खर्च कर रहा है। हमने अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे। हमने अमीरी की तो ऐसी की कि अपना घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की कि तेरे घर में जा बैठे, ठीक है? सो दैट इज एसेंशियली अ प्रोडिगी। तो प्रोडिगल का मतलब समझ गए? मतलब जो दोनों हाथों खोल के खर्चा करता है। नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब बताओ। रेसिप्रोकल बहुत इजी है, सबको पता है, लेना देना, तूने मुझे कुछ दिया, मैंने तुझे कुछ दिया, इस तरीके की जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है, दैट इज अ रेसिप्रोकल थिंग। सो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो रेसिप्रोकल प्यार है, तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आपसे मोहब्बत करती है, आप भी उससे मोहब्बत करते हैं, तो सही है, दोनों तरक्की करोगे। यू शुड नेवर फॉल इन लव। ट्रू लव इज वेयर यू राइज इन लव, ठीक है? दोनों तरक्की करें। तो यू शुड नॉट फॉल इन लव, यू शुड राइज इन लव। और वो कब होगा? जब फीलिंग रेसिप्रोकल होगी।
अब आप बन गए कबीर सिंह बेटा, वन साइडेड आपका चीज है, तो ना सिर्फ अपना करियर बर्बाद करोगे, उसका भी करियर बर्बाद कर दोगे, ठीक है। तो डोंट फॉल फॉर दिस वन साइडेड थिंग, ठीक है। सो अपोजिट क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल का, वन साइडेड, अदर्स आर इजी। अब हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द 19th century, who among the following wrote the सतपत्र सीरीज? अब दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर आप रेगुलर हिस्ट्री बुक्स देखोगे यू वुडेंट एनकाउंटर दिस। सो यहां से आपको क्या लर्निंग मिलती है कि ये क्वेश्चन आ गया तो कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर रट के जाएं, ठीक है। बिल्कुल शुभाव, ठीक है, यस, ठीक है। नहीं वाली बेटा वो पिक्चरों में ही होता है कि दिल तोड़ के तू जाएगी बड़ा पछताएगी और फिर मेरा इंतकाम देखेगी। वो इंतकाम के चक्कर में आप रॉक स्टार के हीरो तो बन सकते हो, लेकिन कुछ बनना, उस रिजेक्शन को पॉजिटिव वे में लेके, वो कभी हेटेड वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बताओ, चलो इसका आंसर बताओ हिस्ट्री का क्वेश्चन। अब देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई वुड से दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट क्या इस क्वेश्चन को देख के एकदम घबरा जाना है? आंसर इज नो। ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना ही नहीं है, वी हैव टू थिंक। और क्या, व्हाट इज द थिंग, द थॉट दैट शुड कम टू आवर माइंड इज कि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया है तो देयर मस्ट बी सम रीजन। ऐसा है नहीं कि वो एकदम ही मतलब फालतू में क्वेश्चन दे दिया होगा, देयर मस्ट बी अ रीजन। और फिर अब ऑप्शंस देखते हैं इसमें। सतपत्र सीरीज, 19th century, 19th century कौन सा ईयर हो जाएगा? सो इट वुड बी 1800 से लेके 1899 के बीच का। सो दिस टाइम पीरियड के पर्सन होने चाहिए। अब बाल गंगाधर तिलक हम जानते हैं, व्हेन वाज ही एक्टिव। बंकिम चंद्र चटर्जी हम जानते हैं, रानाडे साहब हम जानते हैं, जीएच देशमुख साहब भी माइट नॉट नो, बट इनका तो हम सबको पता है यार, दे आर इन द दिसी टाइम ड्यूरेशन, तो कुछ एलिमिनेट होने में हेल्प नहीं हुई। बट अगेन आई एम टेलिंग यू द थॉट प्रोसेस दैट शुड गो टू योर माइंड। नेक्स्ट, एक अगर आपने डार्क आर्ट में हैक सीखा हो, इट इज डिफिकल्ट टू फ्रेम रॉन्ग ऑप्शंस। एक डार्क आर्ट जिन्होंने देखी है दे वुड नो कि रॉन्ग ऑप्शंस बनाना बहुत डिफिकल्ट है। आपने अपनी किताब में अगर अच्छे से पढ़ाई किया, तिलक के बारे में पढ़ा होगा, रानाडे साहब के बारे में पढ़ा होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में पढ़ा होगा, इन सब के बारे में आपने क्या क्या चीज पढ़ी है? बाल गंगाधर तिलक की जब किताबों की बात आती है आपने क्या क्या पढ़ी होगी? आपने पढ़ी होगी एक महारत की, उन्होंने महारत लिखी है साहब। दूसरी आपने पढ़ी होगी केसरी से रिलेटेड थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का आपने क्या पढ़ा होगा? आनंद मठ के बारे में सुना होगा। एमजी रानाडे साहब को आपने किस चीज के लिए सुना होगा? एमजी रानाडे को आपने सुना होगा सोशल रिफॉर्म्स के लिए। अब आपने क्योंकि इन सबके बारे में पढ़ा है और आपने कहीं सतपत्र इनके नाम से रिलेटेड नहीं सुना, सो आंसर मस्ट बी कि इनमें से ना हो, एंड जो रिमेनिंग है क्योंकि उनका आपने नाम ही नहीं सुना, सो चांसेस आर कि वो आंसर हो सकते हैं। दिस इज अगेन, दिस माइट नॉट बी द राइट आंसर, कंप्लीटली ओके, बट यू आर एबल टू एनालाइज कि क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। हैव द कॉन्फिडेंस कि यार मैंने पढ़ा है बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, यही 2 पॉइंट पढ़े हैं, तो अनलाइकली है कि वो आंसर होगा। बीजी तिलक, मैं रोज पढ़ता हूं तिलक के बारे में, उसके बारे में कोई क्वेश्चन में मुझे कहीं भी ये बात टकराई नहीं, तो एग्जामिनर भी कोई दूसरी चीज दूसरी दुनिया से तो बना नहीं रहा क्वेश्चन, वो भी नहीं टकराया होगा इस चीज से, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये फंडा क्लियर हुआ। ये अगेन एक डार्क आर्ट का हैक है, तो उसके बेसिस पे अगर मैं एलिमिनेट करूं देन जीएच देशमुख वुड कम आउट एज द राइट आंसर। नाउ ये दिस में गो रॉन्ग ऑल्सो, बट अगेन सिंस इट्स अ गेम ऑफ एवरेजेस, अगर आपने 4 क्वेश्चनों में इंटेलिजेंस गेस करे, अगर आपका एक भी सही हो गया, उसने 3 जो गलत हुए उसको कंपनसेट कर देगा। और अगर आप इन हैक्स को लगाओगे, सिंस दीज आर बेस्ड ऑन इंटेलिजेंट रीजनिंग, तो जनरली व्हाट आई हैव सीन, कई बार तो 3 भी, कई बार 2 तो होते ही होता है। सो ओवरऑल नेट पॉजिटिव स्कोर आता है एंड यू गेट अ बूस्ट इन योर स्कोर, ठीक है। सो डार्क आर्ट इज दैट थिंग, सो दैट इज। अब लेकिन अब याद रखना है हमें, सतपत्र सीरीज किसने लिखी हुई है? जीएच देशमुख ने, और इनके बारे में पढ़ना है। अगेन सिंस इट्स नाइटफॉल, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, बट जहां जहां पॉसिबल होगा आई वुड डू दिस, ठीक है। Which one of the following was not a demand? Not a demand made by the Congress moderates. तो although पिछला क्वेश्चन डिफिकल्ट था, नॉट ऑर्डिनरी सोर्सेज में नहीं कवर होता, स्टिल वी वर ट्राइंग टू डू कि हम उस क्वेश्चन को हिला सकते हैं या नहीं। ये क्वेश्चन लेकिन ऐसा है जो आना चाहिए। आपने चाहे हिस्ट्री किसी भी किताब से पढ़ी हो, अगर ये नहीं आ पा रहा, इसमें अगर आपको डार्क आर्ट लगानी पड़ी है, देन इट मीन्स यार कि कुछ कमी रह गई प्रिपरेशन में, ठीक है। ओके, ठीक है।
लेट्स डू दिस। कांग्रेस में आप सबको पता है नरमपंथी, गरमपंथी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स दो फैक्शन थे। आप सबको पता है सूरत स्प्लिट क्या हुआ, ऑल ऑफ दोस थिंग्स यू ऑल नो। सो कांग्रेस मॉडरेट्स एसेंशियली नरमपंथी जो वर्ग था, जो बिलीव करते थे 3P में, प्रेयर, पिटिशन एंड ठीक है, इन चीजों में कि थोड़ा प्रोटेस्ट कर लेंगे, थोड़ा पिटिशन कर लेंगे, थोड़ा प्रे कर लेंगे। दे ओवरऑल बिलीव कि ब्रिटिश रूल इंडिया के फेवर में, ब्रिटिशर्स इंडिया की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं एंड इवेंचुअली कि ब्रिटिशर्स जब तक रहेंगे इंडिया की भलाई होने के चांसेस है, हमें उनसे सीखना चाहिए। सो दैट्स मॉडरेट। वो कॉम्प्रोमाइज वाली बात करते थे। एक्सट्रीमिस्ट है नहीं, इनको देश से भगाओ, स्वाधीनता चाहेंगे, ठीक है। सो दैट्स देयर। तो इनका कौन सी डिमांड नहीं थी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट, एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, हायर जॉब्स। तो देखो जो भी थे बंदे तो थे जो देश का भला चाहते थे। तो आर्टिकल 348 अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज से डील करता है बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना। पॉलिटी का है, और जो पार्टिसिपेट करेगा उसका ही भला होगा। जो सिर्फ पैसिवली क्लास देखेगा, ही वुडंट लर्न एनीथिंग। तो पार्टिसिपेट करो, ठीक है। आर्टिकल 348 किससे डील करता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 18 साल से बड़ा जो भी बंदा होगा उसको वोट का अधिकार है। पहले 21 साल उम्र हुआ करती थी। कौन से अमेंडमेंट से कम हुई? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाम याद रख लेना, पेपर में आएगा, ठीक है। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चाहेगा, बिल्कुल कांग्रेस चाहेगा हर किसी को वोटिंग का अधिकार हो। आर्म्स एक्ट की रिपील। आर्म्स एक्ट ये बोलता था एसेंशियली कि जो इंडियन बंदे होंगे उन्हें हथियार रखने की आजादी नहीं होगी, लेकिन जो विदेशी हैं वो हथियार रखेंगे। तो कांग्रेस ने बोला ये भेदभाव बंद करो, दैट्स आर्म्स एक्ट। हायर जॉब्स फॉर इंडियंस इन द आर्मी, बिल्कुल बोलते थे रिक्रूटमेंट बढ़ाना चाहिए, बिकॉज इट वॉज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। ऑल्सो जो आर्मी थी वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए फाइट करती थी, ना कि भारत की स्वाधीनता के लिए। स्टिल दे वांटेड मोर जॉब्स। व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज दे बिलीव्ड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, एंड अगर इंडियंस फौज में रिप्रेजेंटेड होंगे, ब्रिटिश वुड फील कि हम उनका ही हिस्सा है और फिर वो हमारी बढ़िया केयर करेंगे। ऑल ऑफ दैट वेंट डाउन द ड्रेन, ठीक है। तो ये तीन अगेन सेम कैटेगरी बना रहे। पॉजिटिव चीजें कांग्रेस चाहेगी, पॉजिटिव चीज। व्हाई इट वुड वांट एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया था? आई गेस 1790s में लेके आए थे। कौन गवर्नर जनरल था वो कमेंट करके बताना। इट वाज एसेंशियली जमींदारी सिस्टम। ये बंगाल, बिहार एंड सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या था कि ये जो जमींदार था वो जमीन का मालिक ही बनने लग गया था, rather than just being a person जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे। सो क्या, और उसकी वजह से काफी सारे किसानों की जमीन छीन गई थी, उनसे जमींदारी छीन गई थी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो क्या कांग्रेस ऐसी चीज का सपोर्ट करती? आंसर इज नो। सो कौन सी नहीं थी डिमांड? सी वॉज नॉट अ डिमांड। मैं इतना इन डेप्थ ये चीज आपको इसलिए इस तरीके से बता रहा हूं, मैं सिर्फ एमसीक्यू केबीसी भी खिला सकता था। व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस इज कि ऑप्शंस के थ्रू आपको 10 चीजें और पता चले और यू आर रेडी विद दैट, बिकॉज हो सकता है सेम क्वेश्चन ना आए, बट सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। सही है, तगड़े हैं सारे, बिल्कुल। कौन वाले? 1793। ओके, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। Shall I move ahead? ओके, ठीक है। ओके 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 ओके, या जस्ट लेट मी करेक्ट इट। बिल्कुल बिल्कुल, इट वॉज नॉट 348, इट वॉज 326। अपॉलॉजीज। या 326 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है ठीक है ठीक है, या माय बैड, या 326 वॉज द करेक्ट। ऐसे ही सम लाइक फंबल और दिस हैपेंस, जस्ट पॉइंट इट आउट एंड आई वुड हैव अ लुक एट इट, ठीक है। आज शायद बहुत लंबी क्लास हो गई है तो इसलिए दिस थिंग इज हैपनिंग, ठीक है। तो या करेक्ट इट, आर्टिकल 326 इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट यार। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। सो आई गेस आई एम ऑल्सो लिटिल टायर्ड टूडे, बट एनीवेज आप लोगों का जोश देख के इट्स फीलिंग ग्रेट। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज फाउंडिंग द एमएओ डिफेंस एसोसिएशन, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। सो आप सबको इसकी हिस्ट्री पता ही होगी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो आगे चल के एएमयू यूनिवर्सिटी बनती है आपकी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें आपने स्टोरी सुनी होगी दैट देयर वाज दिस जेंटलमैन जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को फाउंड करने के लिए अपना स्टैंड बदला। ओरिजिनली ही वाज एंटी ब्रिटिश, ही वाज प्रो कि सारे रिलीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। देन ही वाज डैंगल्ड दिस कैरेट
ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, तो उसमें उन्होंने फिर इस कम्युनिटी को टारगेट किया, मुस्लिम कम्युनिटी को, उनको बोला कि नहीं आपके साथ शोषण हो रहा है, सम ऑफ देम जॉइंड द ब्रिटिश इन दैट डिमांड कि मुस्लिम्स के अलग चीज होनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। सो किसका था ये सारा काम? श्री सैयद अहमद खान, सैयद अली खान बैरिस्टर थे ओरिजिनली, फिर इवेंचुअली बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट थे। ऐसा बोला जाता है कि उनकी जो मुस्लिम कम्युनिटी को ग्रो करने की डिमांड थी वो ओवर पावर कर गई उनके नेशनल लव को, ऐसा बोला जाता है, कई लोग बोलते हैं। सो सर सैयद अहमद खान फाउंडेड दिस एमएओ कॉलेज ही उन्होंने बनाया, तो डिफेंस एसोसिएशन भी वहीं पे रही होगी, तो दैट वी कैन वुड हैव वर्कड आउट। तो आपको ऑल्दो ये डिफेंस एसोसिएशन नहीं पता था, बट इफ यू नो कि एमएओ उन्होंने बनाया, यू कुड हैव वर्ड कि सर सैयद वॉज इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, क्या वीडियो अभी भी पॉज्ड है? इज द वीडियो स्टिल पॉज्ड? ओके, ठीक है ठीक है, नहीं ये वीडियो पॉज नहीं यार, जिसके में पॉज आ रही है अपने एंड पे देखो एक बार। सो सैयद अहमद खान देख लिया? ओके ठीक है, सो दिस इज देयर सैयद अहमद खान। और किस लिए जाना जाता है? बेसिकली बैरिस्टर थे, नाइटहुड भी मिला उन्हें और एमएओ फाउंड किया बेसिकली इसी चीजों के लिए। बाकी और भी काफी लंबा डिस्कशन है कि आइडिया सही था कि कम्युनिटी इंटरेस्ट शुड बी अबव द नेशनल डिमांड्स, देन हम ब्रिटिशर्स को फाइट करें। बेसिक फिलॉसफी उनकी ये थी कि पहले हम अपनी कम्युनिटी की पोजीशन बढ़ा लें, फिर हम और इश्यूज पे चर्चा करेंगे। सो दैट वाज देयर। बी तैय्याब जी आपको पता है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, सो दैट्स बी तैय्याब जी। ठीक है, सो बी तैय्याब जी इज क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज दीज टू अदर आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आप चाहें तो यू कैन गूगल। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर त्रिवेणी संघ वॉज फाउंड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइट अगेन बी आस्क्ड। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट फाउंड इन योर रेगुलर बुक्स। सो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, जो रेगुलर बुक्स में नहीं मिलते, उनको जरूर प्रीवियस ईयर से रट लेना चाहिए। कल को ये क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा से आ गया तो 99% ऑफ द स्टूडेंट्स वुडंट बी एबल टू सॉल्व दिस। Why? Because it is not found in regular books. और अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, this is like a bonus mark for you, and it is these bonus marks that give you the extra score. ठीक है, त्रिवेणी संघ कहां बना था? बेसिकली ये एक संघ था बिहार में। ये जो जातिगत समीकरण होते हैं ना, जो बिहार इलेक्शंस में आप आज भी देखते हो, इस तरीके की जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनका एक गुट बना था, बिकॉज दे वांटेड कि जो हमारी रूट्स हैं उनको हम कैसे आगे फॉरवर्ड कर सके, हमारी जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की डिमांड है उसको हम कैसे ले जा सकें। तो ये कुर्मी, यादव, बिहार की जो जातियां थी, ओबीसी जिनको आज के टाइम में आप लोग बोलते हैं, काफी सारी ब्राह्मण बैकवर्ड जो कास्ट थी, उनका एक गुट था जो ये डिमांड करता था कि हमारे हक हमें मिल सके। ठीक है, त्रिवेणी क्यों नाम रखा गया? बिकॉज इलाहाबाद आपको पता है 3 नदियां जहां मिलती है, गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती, तो उस त्रिवेणी घाट इलाहाबाद प्रयागराज में, तो उसी एरिया की ये कम्युनिटीज थी, वो उनका, बिकॉज यू नो यूपी बिहार का वॉज वेरी फ्लूइड, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, तो अब आप उससे भी एलिमिनेट कर सकते थे यार, अनलाइकली टू बी जाट्स, तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, जाट गुजर्स त्रिवेणी के आसपास। यू हैड नो क्लू, बट एलिमिनेट कैसे करना है? त्रिवेणी कहां पे है? इलाहाबाद को बोलते हैं, प्रयागराज को बोलते हैं, जाट्स का वहां पे अनलाइकली, जाट्स तो वेस्टर्न यूपी वुड हैव बीन द थिंग, सो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देन बचे 2 ऑप्शन, एंड देन 50% पे आ जाए, देन इफ यू हैव अ हंच कॉल देन यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, सो वुड बी अहीड्स एंड कुर्मीज। ठीक है, सो द पर्सन, द ब्रेन बिहाइंड इट वॉज सरदार जगदेव सिंह, जिन्होंने इस आइडिया को पहली बार पुश किया था, बट अगेन याद रह जाए तो ठीक, अदरवाइज इट्स स्टिल फाइन। ठीक है, बेसिकली इन्होंने जो अपर कास्ट थे उनको एम्यूलेट करना भी शुरू कर दिया था, जैसे जनेऊ मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था, ओके, ताकि हम ये जो सवर्ण मतलब अपर कास्ट का डोमिनेशन है उसको खत्म कर सके, ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट मिनिस्टेरियल पोजीशन सेंट्रल प्रोविंसेस 1925 में। तो इलेक्शन हुए, आपको पता है 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुए, उसके बेसिस पे नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके बेसिस पे फिर इलेक्शंस हुए 23 के करीब, 1923 के आसपास। तो सेंट्रल प्रोविंसेस जो आज का मध्य प्रदेश वाला रीजन है, वहां पे जब सरकार चुनी गई, तो हु वाज द पर्सन जिसने सरकारी एक मिनिस्ट्री की पोस्ट एक्सेप्ट करी? ठीक है, सो अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अगेन थोड़ा बहुत आप कर सकते थे। देखो कांग्रेस का नुमाइंदा तो अनलाइकली है उस समय, मतलब हु वुड हैव पुश्ड फॉर दिस। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो इट वुड बी डी, बीएन ससमाल साहब। बीएन ससमाल जो साहब है, ही वॉज द नुमाइंदा जिन्होंने पोस्ट अडॉप्ट की थी। ठीक है,
ठीक है, सो आज 2 सब्जेक्ट देखे, अभी कुछ क्वेश्चंस। आई एम ऑल्सो लाइक ए लिटिल यार, अभी थोड़ा इफी, आज काफी सारे सेशन हो गए थे, सो एक मुझसे गलत भी निकल गया आज वो तो बोलने में आर्टिकल, तो आई डोंट थिंक ये और आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। अगर आप लोगों को सेशन सीरीज में मजा आता है तो प्लीज स्प्रेड द वर्ड, शेयर द मैसेज विथ ऑल योर फ्रेंड्स। We would love to have many more students who want absolutely free guidance, quality guidance, as we are trying to deliver. So thanks a lot for your time. I would love to see you, all of you, again tomorrow. Till then, bye bye. Jai Hind. Have a good night.